नमस्कार दोस्तों, हम लोग कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं और आज के वीडियो में, आज के पाठ में हम लोग उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए। तो कार्बन का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? CO2। ठीक है। अब इसका कह रहा है कि ये जो सूत्र है, आणविक सूत्र वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो है 6। तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, यानी कि अंदर वाले कक्ष में, कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ऑक्सीजन के पास जो संयोजकता कोष में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है। अब ये कार्बन को संयोजकता पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, तो इसके पास दो बाहरी कक्ष में इसके पास बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और अंदर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की। तो अब इसको समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो सहसंयोजकता या कोई भी बंधन होता है उसमें जो है संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये है हमारा कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में। अब हमारे पास है ऑक्सीजन, उसका 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इधर ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 8 है। अब क्या करेगा कि मीन्स अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन को चाहिए कितना? कोई भी तत्व को 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अब कार्बन के पास इसका 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे साझा करेगा इस ऑक्सीजन एटम के साथ, इस ऑक्सीजन के परमाणु के साथ, और 2 एटम इस ऑक्सीजन के परमाणु के साथ, और इस तरह से कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपना साझा किया है कार्बन के साथ, तो फलस्वरूप इसके पास भी कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन पे अधिकार होगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया और कार्बन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया, तो इसके पास कुल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8 हो गई, इसका अष्टक पूरा हो गया। उसी तरह इस ऑक्सीजन के परमाणु के साथ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ये इसकी बिंदु संरचना। वैसे भी अगर आपको परमाणु संख्या ज्ञात है तो आप किसी भी यौगिक इस बात का परमाणु जो है बिंदु संरचना बना सकते हैं। उसके अलावा बस आपको ये जानना होगा कि वहां पे आयनिक आबंधन बन रहा है और या सहसंयोजक आबंधन बन रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, वो ऑक्सीजन से दो इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि द्विआबंध बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं CO2। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है? तो कार्बन का ऐसा कौन सा 2 गुणधर्म है जो जिसके कारण कार्बन की संख्या, यानी कि जो कार्बन की यौगिक की संख्या है वो बहुत ज्यादा है?
हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो कार्बन की एक क्षमता होती है कि वो एक आवन, द्विआवन, त्रिआवन बना सकता है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ बना सकता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ एक आवन, द्विआवन, त्रिआवन बनाने में सक्षम है। ठीक है। और इसके अलावा कार्बन में एक गुण होता है जिसको हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसको हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन कार्बन जुड़ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, और ये क्षमता सबसे ज्यादा कार्बन में पाई जाती है। तो कार्बन का जो दो गुण धर्म है जिसके कारण इसके यौगिक विशाल संख्या में होते हैं, तो पहला कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः ये अपने परमाणुओं के साथ या किसी अन्य परमाणु के साथ भी एकल, द्वि और त्रिआवन बनाने में मतलब सक्षम है। दूसरा, कार्बन कार्बन के परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। सबसे लंबी श्रृंखला का बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, जिसको हम लोग श्रृंखलन बोलते हैं। और ये गुणधर्म जितना कार्बन में पाया जाता है उतना किसी अन्य यौगिक में नहीं पाया जाता, इसलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत विस्तृत होती है। अब है निम्न यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए। तो सबसे पहला है हमारा इथेनोइक अम्ल। तो ओइक, जैसे ही शब्द आया ओइक, ओइक आखिरी में, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह का सदस्य है। और चूंकि जो हमारा शब्द है, ये जो शब्द पे पहले हम लोग ध्यान देंगे, इथेनोइक अम्ल, तो ओइक है, यानी कि इसका जो अनुलग्न है वो क्या है, ओइक है। ओइक अम्ल या ओइक एसिड, एसिड को हिंदी में हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ओइक एसिड या ओइक अम्ल है, तो इससे ये पता चलता है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का सदस्य है। दूसरा इथेनोइक, तो हम लोग जानते हैं जब इथ लगेगा, हम लोग देख चुके हैं, तो वहां पे 2 कार्बन की श्रृंखला होगी, तो इसकी संरचना लिखनी होगी। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसका जो प्रक्रियात्मक ग्रुप है वो हमें लगाना होगा। तो इसकी श्रृंखला कुछ इस तरह से हो जाएगी, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये 2 कार्बन श्रृंखला है, तो कार्बन कार्बन, क्योंकि इथ 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 है, इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की श्रृंखला है। अब इसमें हमें प्रकार्यात्मक समूह लगाना है, तो उसके हिसाब से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इथेनोइक अम्ल। ठीक है। इसमें अनुलग्न क्या है, ओइक एसिड है या ओइक अम्ल है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का सदस्य है। ठीक है। उसी तरह है ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि यहाँ ब्रोमोपेंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व लग्न ब्रोमो है, तो हम लोग पहले पेंटेन और पेंटेन है, तो पूर्व लग्न ब्रोमो है, यानी कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके पेंटेन की श्रृंखला में, पेंटेन वाली कार्बन श्रृंखला में ब्रोमीन है। ठीक है। ब्रोमोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके वहां पे ब्रोमीन का एक परमाणु है। और पेंटेन है, पेंट 5 कार्बन के लिए होता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं अध्याय में कि 5 कार्बन के, जब 5 कार्बन होता है, 5 कार्बन की श्रृंखला होती है, तो पेंट जो रूट वर्ड है, जो मूल शब्द है, वो पेंट होता है, पेंट से शुरू होगा। लेकिन चूंकि यहाँ ब्रोमीन लग रहा है, इसलिए यहाँ पे पूर्व लग्न लगेगा ब्रोमो, क्लोरीन लगेगा तो क्लोरो। तो ब्रोमोपेंटेन बनाना है, तो हमारे पास है, पहले 5 कार्बन बनाते हैं, कार्बन कार्बन का 5, 1 2 3 4 5। अब इसकी संयोजकता पूरी कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, आपके पास हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे
ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ गया हाइड्रोजन को हटा के, इसलिए इसको हम लोग ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे। और क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में यहाँ पे हम लोग पूर्व लग्न लगाए, जो कि इसके कारण इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमीन पेंटेन। और पेंटेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो पेंट मूल शब्द है। अब है इसके बाद ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन है, उसको लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्यूटेनॉन कीटोन कीटोन मतलब कीटोन समूह का सदस्य है। अब ब्यूटेनॉन है तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए उपयोग होता है। जो ब्यूट होता है इसका मतलब कार्बन की संख्या 4 है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका ये का उत्तर हो गया, ये आपका बी का उत्तर हो गया। अब सी का देख रहे हैं, तो ये ब्यूटेनॉन है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रकार्यात्मक समूह कीटोन का होना चाहिए उसमें, और कार्बन कार्बन की 4 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। तो आपके पास 1 2 3 और एक 4 कार्बन, क्योंकि 4 कार्बन है। और वो जो प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन का, क्योंकि ब्यूटेनॉन है, तो यहाँ पे जो अनुलग्न है वो ONE है, ONE। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अनुलग्न था ओइक एसिड। अब इसकी संयोजकता को पूरी कर दीजिए, तो जो हमें मिलेगा वो होगा ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ द्विआवन बनाए, 1 आवन 2 आवन 3 आवन 4 आवन। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो आखिरी है वो है हेक्सेनल। तो चूंकि अल है, यहाँ पे हेक्सेनल है, तो इस शब्द को पहले ध्यान से देखेंगे। हेक्स हेक्स किसका मूल शब्द है, जब 6 कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बन कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या, कार्बन की श्रृंखला में जब कार्बन की संख्या 6 हो, तब हम लोग हेक्स शब्द का उपयोग करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 6 कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, 4 5 और ये 6 कार्बन की श्रृंखला। अब इसमें अल है, नल, हेक्सेनल, यानी कि ये है, इसका जो अनुलग्न है वो है एल। अनुलग्न इसमें क्या है, एल है। ठीक है, तो हेक्सेन में एक कार्बन को हटा, हेक्सेन में हम लोग हेक्सेन में हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग जो प्रकार्यात्मक समूह है अल्डिहाइड के प्रकार्यात्मक समूह से विस्थापित करेंगे, तो हमें मिलेगा हेक्सेनल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा H। ठीक है, ये प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब है अल्डिहाइड का। तो आप बाकी की संयोजकता पूरी कर दीजिए, सभी स्थान पे हाइड्रोजन हो जाएगा। और ये जो होगा ये आणविक संरचना है, सूत्र है किसका, हेक्सेनल का। यानी कि हेक्स, तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें सबसे पहले मूल शब्द देखना है। तो अगर 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा इथ, 3 कार्बन होगा तो 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को किसी भी यौगिक का नामकरण करना है, और अगर नाम दिया हुआ है तो उसकी संरचना को लिखना है। अब निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण करें। ठीक है, तो यौगिकों का नामकरण करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला है और ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ब्रोमीन लगा होगा तो हम लोग देख चुके हैं कि उसमें पूर्व लगन लगेगा, और यहाँ पे 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो 2 कार्बन की श्रृंखला है, तो जो
शब्द होगा वो होगा इथेन। तो यहाँ पे जो नाम होगा वो होगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन, क्योंकि यहाँ पे पूर्व लग्न लगेगा और ये दो कार्बन की श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ब्रोमीन है, इसलिए इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में हमारा एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो और जो प्रकार्यात्मक समूह है वो अल्डिहाइड का है। तो एक कार्बन है तो मिथ लगेगा, और प्रकार्यात्मक समूह है हमारे पास अल्डिहाइड का, यानी कि अल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसके कारण मिथ मिथ हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसका नामकरण कैसे होगा, ये मिथेन और ये अल्डिहाइड में एल लगेगा। ठीक है, अल्डिहाइड में जो अनुलग्न है ये लगेगा, लेकिन अगर अनुलग्न में AEIOU से शुरुआत होता है तो हम लोग आखिरी मतलब है कार्बन की श्रृंखला के आखिरी शब्द को हटा देते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे मिथेनल। ठीक है, उसी तरह तीसरा तीसरा है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध है, त्रिआबंध है। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध होगा तो हम लोग उसको अल्काइन, यानी उसमें YNE शब्द का उपयोग करते हैं। YNE शब्द का जो अनुलग्न होगा वो हमारा YNE होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला कितने, मतलब ये जो कार्बन की श्रृंखला है कितने कार्बन की बनी हुई है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए जो मूल शब्द है वो है हेक्स, और चूंकि इसमें 3 कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक भी त्रिआबंध होगा तो वो अल्काइन समूह से होगा, और उसमें जो अनुलग्न लगेगा वो YNE होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एक्साइन। अब है प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। अगर किसी यौगिक में या अणु में हम यौगिक में अगर हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, या उस यौगिक से या अणु से हम लोग अगर हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी अणु है उसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ दें, या यौगिक है, कोई भी यौगिक है उसमें ऑक्सीजन जोड़ दे या हाइड्रोजन हटा दे, माइनस मतलब हाइड्रोजन को हम हटा दे, उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो एथेनॉल है वो है C2H5OH, उसकी संरचना दी हुई है। अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ के, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है, तो ये ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं या हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। और दूसरे और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये ऑक्सीकरण हुआ। यानी कि पहले में हम लोग हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीकरण कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये OH है, ये H2, ये OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हट रहा है और फिर हम लोग ऑक्सीजन को भी जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन के हटाने को और ऑक्सीजन के जोड़ने को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इसलिए ये एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल का बनना ऑक्सीकरण क्रिया है। ऑक्सीजन तथा प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा इथाइन के मिश्रण
का दहन वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है? क्या आप बता सकते हैं इथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो चूंकि जब वायु में इसका जो आंसर होगा कि जब हम इथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो चूंकि पर्याप्त मात्रा में वहां पे हमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण जो दहन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। लेकिन लेकिन जब वो पूर्ण दहन करवाना होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा? ऑक्सीजन का उपयोग करना होगा। हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, वहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक है? तो अगर पूर्ण दहन नहीं होगा, तो उसकी जो क्षमता होगी, वो प्रभावित होगी। तो इसका उत्तर है कि वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। पूर्ण दहन के लिए हम लोग जानते हैं, कहीं पे भी पूर्ण दहन करना हो, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग ऑक्सीजन एवं इथाइन के मिश्रण, यहाँ पे ये शब्द गलती हो गया, मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है? प्रयोग द्वारा अल्कोहल एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखे थे अपने जब हम लोग कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन कर रहे थे, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्जिलिक अम्ल है, वो सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम के एक लवण का निर्माण करता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। अभी प्रश्न है कि ऑक्सीकारक क्या है? तो हम लोग यहाँ अभी पहले देख चुके हैं, ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, या किसी अन्य ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ है जो किसी यौगिक में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, ठीक है, या किसी अणु में ऑक्सीजन को जोड़ देता है, या हाइड्रोजन को हटा देता है। ठीक है? ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ है जो किसी अन्य अणु में ऑक्सीजन को जोड़ देता है या हाइड्रोजन को हटा सकता है। उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका इससे संबंधित अभिक्रिया हम लोग अपने पाठ में देख चुके थे। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि जल कठोर है अथवा नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि डिटर्जेंट है, वो कठोर जल में भी कोई अघुलनशील पदार्थ नहीं छोड़ता है। ठीक है? जब हम लोग साबुन का उपयोग करते हैं, तो वो कठोर जल में अघुलनशील पदार्थ छोड़ता है। ठीक है? लेकिन जो डिटर्जेंट है, वो अघुलनशील पदार्थ नहीं छोड़ता है। तो इसका उत्तर है, डिटर्जेंट का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है। ठीक है? यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ साबुन है, वो कठोर जल में अघुलनशील पदार्थ बनाता है, उसके कारण हमें पता चल सकता है कि ये कठोर जल है। लेकिन जो डिटर्जेंट है, उसका वो है, उसकी जो गुण है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। इस प्रकार यह कठोर जल में भी प्रभावी बना रहता है। तो हम लोग डिटर्जेंट का उपयोग करके नहीं बता सकते हैं कि जल कठोर है अथवा यह नहीं है। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है कि साबुन है, मैल के साथ अभिक्रिया करके मिश्र की संरचना तैयार करता है। ठीक है? साबुन है, मैल के साथ अभिक्रिया करके मिश्र की संरचना तैयार करता है। हम लोग मिश्र के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि जल रागी भाग, जल विरागी भाग। और तेलीय मैल मिश्र के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। ठीक है? तो जो तेलीय मैल है, वो मिश्र के केंद्र में क्या होता है? एकत्रित हो जाता है तथा कपड़ों से चिपक जाता है। अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यानी कि हम लोग कपड़ों को रगड़ते क्यों है, पटकते क्यों और डंडे से क्यों पीटते हैं? ताकि जो तेलीय मैल है, वो मिश्र
के केंद्र में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और कपड़ों से चिपक जाता है। तो उसे कपड़ों से अलग करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितना सहसंयोजक बन आबंध है, प्रश्न ये है। तो हम लोग सबसे पहले इथेन की संरचना बनाएंगे। तो इथेन 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। अभी हम लोग जानते हैं सहसंयोजक आबंध जहां पे आबंध है इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनाया जाता है। तो इस केस में, इस प्रश्न में जो C2H6 जो अणु है, जो यौगिक है, इसमें सारा सहसंयोजक बन रहा है, क्योंकि सभी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा किया है, यानी कि दोनों कार्बन और सारे हाइड्रोजन। तो अभी हमारे पास कितना सहसंयोजक आबंध है, तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास जो सही उत्तर है वो 7 सहसंयोजक आबंध है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो नॉन यानी कि ब्यूटेनॉन, इस शब्द को आप देखेंगे ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन जब हम लोग नामकरण के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि ब्यूटेन में ONe जोड़ दिए, और ONe यानी कि कीटोन। कीटोन के लिए कीटोन का जो अनुलग्न है ONe है, और चूंकि यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला में ई आया हुआ ई है, ई को हटा देंगे क्योंकि ये जो अनुलग्न है उसमें पहला अक्षर ओ है। अगर AEIOU से कोई भी पहला अक्षर होगा अनुलग्न में तो कार्बन की श्रृंखला से ई हटा देंगे और उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। तो ये जो इसका जो उत्तर है, ये प्रकार जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन, कीटोन का ही अनुलग्न है ONe। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका मतलब है कि वो जो स्टोव है वो गैस जहां से निकल रहा है उसका छिद्र भरा हुआ है, वहां से उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, मतलब पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग करके सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग को इसका नाम जानना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, CH3Cl में एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कौन सा शब्द होगा, मिथ होगा, और यहाँ पे क्लोरीन है इसके लिए पूर्व लग्न यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरोमीथेन, कार्बन की श्रृंखला जिसका नाम हुआ क्लोरोमीथेन। अब है इसका उपयोग करके सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो हमारे पास कार्बन है, इसके पास इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कोश में इसके पास एक ही कोश है, तो इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के बाहरी कोश में इसके इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग चलिए इसके इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, 2 4 6 और 7। ठीक है, तो बोल रहा है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो इसके पास चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस परमाणु के साथ साझा करेगा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा किया। अभी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन
हाइड्रोजन से कार्बन से साझा करेगा, सारा हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करेगा और अपना सहसंयोजक आबंध बनाएगा। उसी तरह ये जो कार्बन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन से साझा किया है और एक क्लोरीन से साझा किया है, तो इसका भी स्टेप आपका पूरा हो गया। तो सहसंयोजक आबंध में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ साझा किया है और कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ साझा किया है। क्लोरीन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ और सब जगह एक आबंध का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब है प्रश्न इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहला है एथेनोइक अम्ल। तो हम लोग एथेनोइक अम्ल के बारे में पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल तो ओइक है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह का है और इसकी संरचना हम लोग देख चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी बिंदु संरचना खुद से बनाएंगे। इसकी संरचना वो हम लोग इसके पहले प्रश्न में देख चुके हैं। अभी दूसरा हम लोग पहला आपके लिए छोड़ते हैं, पहला प्रश्न को बनाने के लिए। अभी आते हैं दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा है H2S। ठीक है, H2S। तो इसका जो निर्माण होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक है और इसी तरह इसका एक और हाइड्रोजन के पास एक, यानी कि इसके पास 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा और सल्फर है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा H2S, यानी कि इसको फिर से बना देते हैं 2, 4, 6 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब है प्रोपेनॉन। चूंकि प्रोपेनॉन है ONE शब्द है, तो ONE कब होगा, जब उसमें कीटोन होगा, जैसे कि अभी हम लोग देख चुके हैं। अब प्रोप है तो ये 3 कार्बन श्रृंखला, यानी कि इस कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन होगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉन, हम प्रोपेनॉन की संरचना बना रहे हैं, आप बिंदु संरचना खुद बनाइएगा। तो प्रोपेनॉन है वो होगा आपका CH3, यानी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, CH3 C कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह और फिर CH3। अब ये सब सारा आबंध है वो सहसंयोजक आबंध है, तो आप इसके बिंदु संरचना को दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को दिखा सकते हैं। अब है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हम लोग Cl2 के निर्माण को देखे हैं। फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में जो सहसंयोजक कोष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। उसी तरह दूसरा फ्लोरीन का परमाणु है, इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो इस तरह से इस फ्लोरीन के पास भी 2, 4, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन और इस फ्लोरीन के पास भी 2, 4, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी कार्बन का ऐसा कार्बन के वैसे समूह को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार, जिसमें जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह से विस्थापित होता है। तो उत्तर है कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। तो सबसे पहले उदाहरण में हम लोग अपने पाठ में भी देख चुके हैं कि अल्केन इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। अल्केन का सूत्र क्या है, CnH2n+2, जहां n 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अल्किन के केस में N 2 होगा, हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। तो अब उदाहरण देना है, तो यहाँ पे जो पहला उदाहरण है वो है CH4। अगर इसमें CH4 है, फिर है C2H6 है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को हटा के अल्कोहल के प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा CH3OH, और इसी तरह इसमें करेंगे तो इसमें बनेगा C2H5OH। तो यहाँ पे इस दोनों यौगिक में, यानी कि ये मीथेन है, ये हमारा इथेन है, दोनों यौगिक में एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह है, वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे, ठीक है। हम लोग ये भी देख चुके हैं कि प्रकार्यात्मक समजातीय श्रेणी में पहले यौगिक से दूसरे यौगिक में जाने के बीच में CH2 यानी कि इसका अंतर पाया जाता है, CH2। तो पहला यौगिक से दूसरा यौगिक से तीसरा यौगिक में जाएंगे तो CH2 का अंतर पाया जाता है। अब यह भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पे इथेनॉल व इथेनोइक अम्ल में आप अंतर कैसे करेंगे। तो हम भौतिक गुणधर्म आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, उसको आप सॉल्व करें। अब हम रासायनिक गुणधर्म पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक गुणधर्म क्या है कि हम लोग जानते हैं एथेनोइक अम्ल, चूंकि ये अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीला लिटमस को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, ठीक है। अम्ल को परीक्षण करना है तो हम कैसे देखेंगे कि वो नीला लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। तो एक गुणधर्म ये हो गया, लेकिन इथेनॉल का लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, इथेनॉल है, सोडियम कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं करता, जब जबकि इथेनोइक अम्ल है, यहाँ पे इथेनॉल हो गया, यहाँ पे इथेनोइक होना चाहिए, इथेनोइक अम्ल वो है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिश्रण का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि साबुन के अणु का 2 सिरा होता है, ठीक है, और उसका 2 अलग गुणधर्म होता है। जल में जो सिरा विलय होता है उसको जलरागी कहते हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है उसको हम लोग जल विरागी कहते हैं। और जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु है अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा होगा वो जल के अंदर होगा, जबकि हाइड्रोकार्बन यानी कि दूसरा सिरा, हम लोग ऐसा कुछ संरचना देखे थे, ठीक है, एक संरचना ऐसा था, ठीक है। तो इसमें 2 हिस्सा होता है, जल रागी जल विरागी, ठीक है। तो जबकि हाइड्रोजन पूछ जो हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा छोर, वो जल के बाहर होता है। और ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण क्या होता है, जल विरागी पूछ है गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इसी संरचना को हम लोग मिश्रण करते हैं, जैसा कि हम लोग साबुन के अध्ययन करते समय हम लोग इसका अध्ययन कर चुके थे कि मिश्रण का निर्माण क्यों होता है और ये कैसे कपड़ों को स्वच्छ करता है। इस प्रश्न का दूसरा भाग आपके लिए, आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब प्रश्न है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन है और उसका यौगिक है, जब उसका दहन होगा तो प्रचुर मात्रा में हमें क्या मिलेगा, उष्मा प्राप्त होगी। तो इसके कारण इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इनका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्य है, अतः इनके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ हम लोग कार्बन पार्ट के
प्रश्नोत्तरी को समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ पार्वन पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्य के साथ इस क्लास को अटेंड किया।